टू अवर चैनल प्रेप अल्फा। आज हम क्लास 9th की साइंस का एक नया चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना स्टार्ट कर रहे हैं। आइए इस चैप्टर का पार्ट 1 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थों में आवेशित कण। ये सबसे पहला टॉपिक है अपना। तो पदार्थों में आवेशित कणों की उपस्थिति का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। ठीक है, और अब 19वीं शताब्दी तक यह ज्ञात हो गया कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। मतलब 19वीं शताब्दी से पहले हम मानते थे ना कि परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता है और परमाणु ही सबसे छोटा कण है किसी तत्व का, लेकिन अब हमें पता चला है कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। तो ऐसा कह रहे हैं कि परमाणु के अंदर कम से कम एक कण अवश्य मौजूद है, ऐसा वैज्ञानिकों को अब पता चला है। तो बाद में जे थॉमसन ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाया। तो जब इन्हें आशंका हुई कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है, तब सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, या एनसीईआरटी में थॉमसन भी लिखा है, वैसे वो थॉमसन ज्यादा सही है। तो उसने इलेक्ट्रॉन का पता लगा लिया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की खोज थी, इससे भी पहले 1886 ईस्वी में, मतलब 19वीं सदी के पहले, ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की खोज की थी। तो जो कि धनावेशित विकिरण थी एवं इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था और इसे प्रोटॉन नाम दिया गया। तो सबसे पहले मतलब इलेक्ट्रॉन से भी पहले खोज प्रोटॉन की हो गई, लेकिन उसका नाम पहले कैनाल रे था, जिसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और ये जे थॉमसन ने की इलेक्ट्रॉन की खोज। अब आगे है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई माइनस, छोटा ई होता है इंग्लिश का, और उसमें ऊपर माइनस, एवं प्रोटॉन को ये स्मॉल पी प्लस से दर्शाते हैं, क्योंकि इसका जो आवेश होता है प्रोटॉन का वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, इसलिए ई माइनस इसको लिखते हैं और इसको पी प्लस लिखते हैं। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई माना जाता है और इसका आवेश +1 लिया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य यानी कि शून्य के लगभग मान सकते हैं और आवेश -1 माना जाता है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा ही था कि ये जो प्रोटॉन का है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा द्रव्यमान 2000 गुना ज्यादा है। तो इतना ज्यादा है, इसीलिए इसका अगर 1 इकाई माना है प्रोटॉन का, तो फिर इलेक्ट्रॉन का 2000 गुना कम समझ लो, तो इसे नगण्य मान सकते हैं। अब अगला टॉपिक है परमाणु की संरचना। अब हमें परमाणु की संरचना के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि अब हमें पता चला है कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। तो इसलिए अब तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, जो हमने लास्ट चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसमें ये क्या कहा था, डाल्टन ने यही कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण है किसी तत्व का, तो उसे ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो लेकिन अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद यह सिद्धांत गलत साबित हो गया, क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी है, मतलब उसको तोड़ा तो जा ही सकता है। तो जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो परमाणु की संरचना से संबंधित सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, तो ये जे थॉमसन ने, इसी ने जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। अब तो हम जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, एनसीईआरटी में इसको थॉमसन लिखा है इसलिए हमने लिख दिया। तो थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु को क्रिसमस केक की तरह हम मान सकते हैं, जिसमें परमाणु एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे हुए सूखे मेवों की तरह है। अगर क्रिसमस केक की अवधारणा माने तो इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह और परमाणु पूरा क्रिसमस केक है। अब अगर तरबूज का उदाहरण ले लें हम, तो परमाणु में धन आवेश तरबूज में खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की तरह है। तो जैसे अगर इतना बड़ा तरबूज होता है तो लाल पार्ट उसमें ज्यादा होता है और थोड़ा थोड़ा ही बीज तो बहुत कम होते हैं ना, यहाँ बीच बीच में लाल होता है। तो ऐसा ही वो कह रहा है। तो ऐसा माना उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन इतना कम कम है और धनात्मक गोला, ये पूरे मान लो पीले से है भरा है तो ये धनात्मक है। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। अब
ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ये कहने का मतलब है कि जितना उसमें आवेश ऋणात्मक होगा उतना ही धनात्मक आवेश उपस्थित होगा परमाणु में, इसलिए प्लस माइनस करके मतलब जीरो उदासीन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि परमाणु में कोई ऋणात्मक या धनात्मक आवेश बना रहे। जो अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सबसे पहले जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, अब दूसरा नंबर का है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें तेज गति से चल रहे अल्फा किरणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। तो जो रदरफोर्ड है उन्होंने प्रयोग किया, अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया उन्होंने। अब इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। ठीक है, अब अगला है मतलब इसी के आगे, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। He2+ ये होता है अल्फा कण। तो इनका द्रव्यमान 4U होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। अब यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों प्रोटॉन के द्वारा विक्षेपित होंगे। उन्हें ऐसा पहले ही लग रहा था कि जो अल्फा कण है वो सोने के परमाणु में जो प्रोटॉन वगैरह होंगे उससे विक्षेपित होंगे, इसीलिए उन्होंने ये प्रयोग किया। तो ये है उनका प्रयोग। जैसे उन्होंने अल्फा कण सोने की पन्नी पे अल्फा कण की बमबारी करी तो कुछ सीधे निकल गए, ये निकल गए सीधे इतने सारे। कुछ हैं जो थोड़ा थोड़ा मतलब विक्षेपित हुए, हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा सा, और बहुत कम है जो अपने ही मार्ग पे आएंगे वापस, यही हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन। अब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। तो तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। तो जो ज्यादातर कण थे वो सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, यहाँ से सीधे निकल गए। अब कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, बहुत ही छोटे कोण से, जैसे ये है बहुत ही छोटे कोण से विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से कोई एक कण वापस आया। बहुत ही मतलब 12,000 कणों में से कोई एक कण अपने मार्ग पे ऐसे जा रहा था तो वो वापस ऐसे आया है। अब प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित परिणाम निकाले। तो क्या परिणाम निकाले? परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे मान लो परमाणु इतनी सी जगह, परमाणु में प्रोटॉन इतनी सी जगह, अब इतने सारे यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे अल्फा कण निकल के चला गया, इसीलिए वो बोल रहा है कि जब बिना विक्षेपित हुए बाहर निकल गए सोने की पन्नी से, इसका मतलब है कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। अब अगला निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। यही है कि जो बीचों बीच इतने परमाणु के यहाँ वाले थोड़ा बहुत विक्षेपित हुए, तो जब इतने कम विक्षेपित हुए इसका मतलब यही है कि परमाणु में धनावेशित भाग कौन सा है? प्रोटॉन है। तो बहुत कम है, बहुत कम जगह में सीमित है। तो बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। अब 180 पर विक्षेपित कौन होंगे? जो सीधे प्रोटॉन से टकरा जाएंगे वही वापस आएंगे। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि सबसे कम, इतने बहुत ही कम ऐसे अल्फा कण थे जो 180 पर विक्षेपित हुए थे। इसका मतलब यही है कि ये जो प्रोटॉन यानी कि पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान है वो परमाणु के भीतर सबसे बहुत ही कम आयतन में सीमित है। अब यह निष्कर्ष निकला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है, यानी कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से बहुत छोटी है। प्रोटॉन का नाभिक यहाँ पे ये इतना बड़ा है। अब प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। तो जो परमाणु का केंद्र, अगर ये परमाणु है, ये इसका केंद्र है, तो ये जो धनावेशित केंद्र है उसको हमने नाभिक बोला। अब एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, जब प्रोटॉन यहाँ अंदर ही होगा यानी नाभिक में ही प्रोटॉन है
और इलेक्ट्रॉन का तो हमने वैसे ही द्रव्यमान नगण्य मान लिया था, तो इलेक्ट्रॉन कितने भी बने रहे, जब प्रोटॉन को यहाँ पे रहना है नाभिक में, तो इसीलिए लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ऐसा माना गया। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। वर्तुलाकार मार्ग मतलब ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे 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 चक्कर लगा रहे, जैसे अपने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, उसी प्रकार को, उसी मार्ग को वर्तुलाकार मार्ग बोलते हैं। अब अगला है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। अभी बोला ही है कि 10 की घात 5 गुना कम होता है। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां भी रही। तो वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं की जा सकी, यही इसकी कमी है। तो मतलब ये है कि अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा इन सब कक्षाओं में, तो त्वरण की वजह से वो ऊर्जा की हानि करेगा, तो एक समय के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर खा खा के इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी। यहाँ से अगर आया तो धीरे धीरे कम होकर यहाँ सीधे नाभिक में गिर के नष्ट हो जाएगा। ये ऐसा कैसे नहीं हो पाता है, लेकिन असलियत में तो नष्ट नहीं होता है ना, परमाणु स्थायी होते हैं। अभी इस चीज की व्याख्या नहीं की जा सकी। इस चीज की व्याख्या के लिए अभी और नए मॉडल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, और हमने पढ़ा कि ई गोल्डस्टीन ने कैनालरी की खोज की, जिसे प्रोटॉन कहा गया, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो हमें इससे पता चला कि परमाणु को तोड़ा भी जा सकता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं। इसके आगे के टॉपिक हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो भी क्वेरी हो आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।